मेरा नाम इरफान है। एक दिन मैं दफ्तर में हसब मामूल वीला बैठा हुआ था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने देखा तो कोई अनजाना सा नंबर था। खैर, मैंने फ़ोन ऑन किया और कान से लगाकर जैसे ही हेलो कहा तो दूसरी तरफ से एक अनजान सी आवाज़ सुनाई दी। हेलो किया, तुम इरफान बोल रहे हो? तो मैंने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी किस्म भाई, मैं इरफान ही बोल रहा हूँ। तो वो फिर कहने लगा, मुझे पहचाना? तो मैंने कहा, अभी अपने खुद ही, मैंने अभी इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से वो चलाकर बोला, बस बस अब इससे आगे कुछ नहीं कहना। फिर मुझे बोला, वे मैं अदील बोल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने अपने जहन पर थोड़ा जोर दिया, लेकिन जब मेरी मेमोरी में अदील नाम का कोई शख्स नहीं आया तो मैंने इससे बोला, सॉरी, कौन अदील? तो इस पर वो बड़े रसान से कहने लगा, अदील जो तुम्हारे साथ इस्लामिया स्कूल में पढ़ा करता था। फिर मुझे याद आ गया, अदील हमारा क्लास फेलो था जो कि मैट्रिक के फौरन बाद किसी तरह अमेरिका चला गया था और फिर काफ़ी अरसा इसने कोई खैर खबर ही नहीं दी, इसीलिए मेरे जहन से इसका नाम महव हो गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मैंने अदील से ये पूछा कि तफसील से बता कि अब तक कितनी गोरियों को गर्लफ्रेंड बना चुके हो, तो आगे से कहने लगा, फिक्र ना कर इरफान जी, मैं तुझे पूरी तफसील से सारी स्टोरियां सुनाऊंगा। फिर मुझसे शको करते हुए कहने लगा, यार मुझे पाकिस्तान आए हुए 10-15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी दोस्त मुझसे मिलने नहीं आया। तो इस पर मैंने इसे जवाब देते हुए कहा कि तुमने कौन सा आने की इत्तला दी थी? तो वो जवाब देते हुए बोला कि इत्तला कैसे देता, मेरे पास तो किसी का नंबर ही नहीं था और अब भी बड़ी मुश्किल के साथ मुझे कादिर से तेरा नंबर मिला है। इसके साथ ही वो मुझसे कहने लगा, यहाँ आकर पुराने दोस्तों से मिलने को बड़ा दिल कर रहा था। इसकी बात सुनकर मैंने इससे कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा वही घर है ना? तो वो मेरी बात काटते हुए जल्दी से बोला, नहीं यार, वो तो हमारा किराए का था, मेरा नया घर कुछ ही फासले पर वाक़ है। तो मैंने कहा, मैं छठी के बाद तुमसे मिलने आऊंगा। तो इस पर वो बोला, छठी के बाद क्यों? अभी आते हुए तुम्हें क्या मौत पड़ती है? इसके बाद वो कहने लगा, ऐसा करो कि तुम अभी और इसी वक्त आ जाओ, आज दोपहर का खाना हम इकट्ठे ही खाएंगे और उसके साथ ही मैं तुम्हें अपनी बेगम से भी मिलवाऊंगा। फिर मानी खेज लहजे में कहने लगा, अमेरिका से गोरी लाया हूँ। गोरी मैम का नाम सुनकर पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में एक सनसी सी दौड़ गई और मैं बड़ी हसरत के साथ बोला, इससे मिलने का क्या फ़ायदा यार, भाभी तो अंग्रेज़ी बोलती होगी और तुम्हें तो मालूम ही है कि अपना हाथ शुरू से ही अंग्रेज़ी में तंग नहीं बल्कि बहुत ही तंग है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मुझे सब पता है यार, लेकिन तो अंग्रेज़ी की फ़िक्र ना कर के तेरी भाभी को उर्दू भी आती है, तो बस जल्दी से आने वाली बात कर। और इतनी बात करते ही इसने फ़ोन रख दिया। अदील ने तो फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन इसके मुंह से गोरी मैम का नाम सुनकर पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में एक अजीब सा हैजान बर्पा हो गया। फ़ोन ख़त्म होने के बाद मैं अपने एक सीनियर लेकिन बेतकल्लुफ़ कोलीग के पास चला गया और इसे सारी दास्तान सुनाई। मेरी बात सुनकर वो कोलीग, जो कि मेरी हरकत से बखूबी वाकिफ़ था, पहले तो बड़े गौर से मेरी तरफ देखा, फिर संजीदा लहजे में बोला, तुम्हारे चेहरे की लाली और आंखों की चमक बता रही है कि तुम अपने दोस्त की बीवी गोरी मैम से मिलने जा रहे हो। अगर ऐसा है तो याद रखो तुम खता खा रहे हो, और वो इसलिए कि सारी गोरियां ऐसी नहीं होती। इसके बाद वो कोलीग काफ़ी देर तक मुझे समझाता रहा और शुक्र है कि इसकी ये बात मेरे मोटे दिमाग में आ गई, वरना मेरे नज़दीक तो गोरी मैम चालू थी। चुनांचे इस कोलीग की बात को मैंने अपने प्लेस से बांध लिया और फिर उसका शुक्रिया अदा करके उठने ही लगा था कि अचानक वो मुझसे कहने लगे, अच्छा ये बताओ कि तुम उसकी बेगम को मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट दे रहे हो? तो मैं हैरान होते हुए बोला, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? तो वे समझाते हुए बोले कि देखो यार, हमारे यहाँ रस्म है कि दुल्हन को मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ दिया जाता है। चुनांचे इसके बाद उन्होंने मुझे इस बारे में एक छोटा सा लेक्चर दिया। हसन इत्तेफाक से इस सीनियर कोलीग का दिया हुआ ये छोटा सा लेक्चर भी मेरे मोटे दिमाग में बैठ गया और मैंने इस कोलीग की हिदायत पर अमल करते हुए गोरी भाभी के लिए बाजार से एक बहुत अच्छा सा ब्रांडेड सूट खरीदा और इसे गिफ्ट पैक करवा के साथ मिठाई का एक डब्बा लिया और फिर अदील के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक जदीद तर्ज का बंगला नुमा घर था जिस पर अभी नया नया रंग और रोगन हुआ लगता था। चुनांचे इसके घर का बाहर से जायजा लेने के बाद मैंने घंटी बजाई तो अंदर से एक फरबी माइल उधेड़ उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला और सर से पांव तक मेरी तरफ देखने के बाद कहने लगी, आपको किससे मिलना है?
तो इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा कि जी अदील घर पर है। मेरी बात सुनते ही उन्होंने अपने होंठों पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट सजाई और बड़ी खुश इखलाकी से कहने लगी, बेटा आप यकीनन इरफान हो। तो आगे से मैंने इस बात में सर हिला दिया। तब वो बड़ी शफकत से मुझे रास्ते देते हुए बोली, अंदर आ जाओ, अदील तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। और वो मुझे साथ लिए ड्राइंग रूम में आ गईं और वहां बिठाकर कहने लगी, अब बैठो, मैं अदील को बुलाती हूँ। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद अदील ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और मुझे देखते ही एक फलक शिगाफ नारे मारा और फिर बड़ी गर्म जोशी के साथ ये कहते हुए मुझसे लिपट गया कि ओए इरफान, तुम में जरा भी तब्दीली नहीं आई और अभी तक वैसे के वैसे हो। मुझसे मिलने के बाद इसने एक नज़र पीछे मोड़कर देखा तो वहां कोई ना था, इसलिए वो कदरे ऊंची आवाज में बोला, कामान जान। इसकी आवाज सुनते ही रूम के दरवाजे से एक मुनासिब जिस्म वाली सर्वकद बिलविंद गोरी कमरे में दाखिल हुई। इसने पता नहीं किसकी फरमाश पर काला सूट पहना हुआ था जो कि इस पर बहुत जच रहा था, और सितम बुलाए सितम ये कि इसका लिबास भी काफी खूबसूरत था। दोपट्टे के नाम पर इसने कपड़े की एक धज्जी को अपने सीने की बजाय कंधे पर रखा हुआ था। इसके चलने का अंदाज बहुत मस्त था। जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी गोरी को अपनी आंखों के सामने देखकर मैं फौत होने ही वाला था कि कोलीग की नसीहत याद आ गई और मैंने फौत होने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। ताहम फिर भी इसे देखकर मेरा दिल बड़े जोर से धड़का और मैं मुंह खोले यक तक इसकी तरफ देखता रहा। और उससे पहले कि मैं कोलीग की नसीहत भूल कर दोबारा इस पर हजार जान से फिदा हो जाता, मैंने शराफत का मुजाहरा करते हुए अपनी निगाहों का जाविया तब्दील किया और मेज पर रखे गिफ्ट्स को उठाया और बड़े अदब के साथ इस क़यामत के हवाले करते हुए बोला, वेलकम टू पाकिस्तान। भाभी, मेरे हाथ में गिफ्ट्स को देखकर उसने एक नज़र अदील की तरफ देखा और फिर गालिबन वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इसने गिफ्ट्स को मेरे हाथ से लेकर मेरा शुक्रिया कहते हुए इसने अपना दायां हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसका बड़ा हुआ हाथ देखकर एक लम्हे के लिए मैं जेजेकसा गया, लेकिन फिर कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने भी अपने हाथ को इसकी तरफ बढ़ा दिया और उसके साथ ही अपने कोलीग की हिदायत के मुताबिक बड़ी मुश्किल के साथ अपनी नज़रों पर कंट्रोल करते हुए इसके साथ हाथ मिलाने लगा। रस्मी अलग सलग के बाद वो क़यामत गिफ्ट्स उठाए वापस चली गई। उसके जाते ही अदील ने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा कि कैसी लगी भाभी। तो मैंने जवाब देते हुए कहा कि बड़ी क्यूट है, इसकी कोई दूसरी बहन नहीं है। मेरी बात सुनकर अदील ने एक जबरदस्त सा फरमाइशी कहा लगाया और फिर कहने लगा, बहन तो नहीं, अलबत्ता इसकी एक कजिन है जो कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्टेटस अमेरिका जाना पड़ेगा। और फिर हंसने लगा। अदील की बात सुनकर मैं भी उसकी हंसी में शरीक हो गया और फिर इससे बोला, यार ये तो बताओ कि तुमने भाभी का इस्लामी नाम किया रखा है। तो आगे से वो जवाब देते हुए बोला कि शादी से कब्ल उसका नाम मारिया जोसेफ था, चूंकि हमारे यहाँ भी मारिया नाम चलता है, इसलिए अम्मा के कहने पर मैंने इसका नाम तब्दील नहीं किया। हाँ, तुम इसे मारिया अदील कह सकते हो। इसके बाद इसने मुझे बैठने को कहा और हम इधर उधर की बातें करने लगे। बातें करते हुए अभी हमें कुछ देर ही गुजरी थी कि एक बार फिर वही खातून जो कि अदील की वालिदा थी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और हमें मुखातिब करते हुए कहने लगी, लंच तैयार है, आ जाओ खाने की मेज पर। एक तरफ मैं अकेला, जबकि मेरे सामने वाली कुर्सियों पर अदील और उसकी बेगम और उनके साथ अदील की वालिदा बैठी थी। खाने खाते हुए भी हम सब इधर उधर की बातें करते रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मारिया मैम मतलब मिसेस अदील ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, लेकिन वो हमारी, खासकर मेरी और अदील की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। इसी दौरान अदील की अम्मा ने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी, बेटा जी आप काम किया करते हो। तो जब मैंने उन्हें अपने डिपार्टमेंट का नाम बताया तो मेरे महकमे का नाम सुनकर वो एकदम से ठिठक गई और फिर फौरन ही अगला सवाल दागते हुए बोली कि आप वहाँ किस पोस्ट पर काम करते हो। और जब मैंने उन्हें अपने उहदे के बारे में बताया तो आंटी के साथ साथ अदील भी चौंक कर बोला, ओए तेरी खैर, तेरी जाब तो बड़ी जबरदस्त है यार। उसके बाद वो मेरी तरफ देखते हुए बड़े ही पर असरार लहजे में कहने लगा, तेरा तो सर भी कड़ाही में होगा दोस्त। इसकी बात सुनकर मैंने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है यार। यहाँ पर मैं अदील और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये लोग एकदम जाहिरदार, मतलब ये कि सख्त किस्म के दुनियादार और खिले माहौल के लोग थे
और ख़ासकर उसकी उम्मी के बारे में मशहूर था कि वो महल्ले में लोगों की हसरत देखकर दोस्ती लगाया करती थी। यही हाल आदिल का भी था। वो भी हमेशा क्लास के खाते पीते और अमीर किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती लगाया करता था। इसीलिए तो हमारी कमज़ोर माली हालत के पेश नज़र उसने कभी भी मेरे साथ गहरी दोस्ती रखने की कोई कोशिश न की थी। हाँ, दोस्तों का सेम ग्रुप होने की वजह से इसकी मेरे साथ बस अच्छी हेलो हाय थी। इसके अलावा इसने कभी भी मुझे कोई ख़ास लिफ्ट न कराई थी और उसकी उन्हीं हरकतों के पेश नज़र मैंने खुद भी इसके करीब होने की कभी कोशिश न की थी। हाँ, तो दोस्तों में कह रहा था कि जैसे ही मैंने उनको अपने महकमे और उहदे के बारे में बतलाया तो मेरी बात सुनते ही माँ बेटे की आंखों में वाज़े तौर पर एक चमक सी आ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि मेरे स्टेटस को जानकर उनके रवैये में पहले से भी ज़्यादा गर्मजोशी आ गई थी। उधर अदील की वालिदा काफ़ी देर तक मुझे सताइशी नज़रों से देखती रहें, फिर अचानक ही कहने लगी, बेटा आज तो तुम अकेले आए हो, लेकिन अगली दफ़ा जब हमारे घर आओ तो अपनी बेगम को ज़रूर साथ लाना। आंटी की बात सुनकर मैंने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगा, आपका हुक्म सर। आंखों पर आंटी, लेकिन बेगम होगी तो साथ लाऊंगा ना। मेरी बात सुनकर वो एक दफ़ा फिर चौंक पड़ी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, अच्छा तो ये बताओ कि कहीं मंगी वगैरह भी हुई है। तो उनकी बात सुनकर एक दफ़ा फिर मैंने ठंडी सांस भरी और उनसे बोला, नहीं आंटी जी, मेरी मम्मी तो क्या इस बारे में कहीं बातचीत भी नहीं चल रही। मेरी बात सुनकर वो हैरत भरे लहजे में कहने लगी, कमाल है बेटा, तुम इतनी अच्छी पोस्ट पर फाइज हो और कहीं रिश्ते वगैरह की कोई बातचीत भी नहीं चल रही। उनकी बात सुनकर मैंने ऐसे ही कह दिया कि छोड़ी आंटी, मेरे हाथ में शादी वाली लकीर ही नहीं है। फिर उसके बाद इसी टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू होती रही। खाना खाने के कुछ देर बाद मैंने उनसे इजाज़त ली और घर चला आया। ये इससे अगले दिन बाद की बात है कि मैं अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था कि ऑफिस के मेन गेट से गार्ड ने इंटरकॉम किया कि सर, कोई अदील नाम का बंदा आपसे मिलना चाह रहा है। अदील का नाम सुनकर मैंने इसे कहा कि इसे मेरे कमरे में ले आओ। कुछ देर बाद गार्ड के साथ अदील कमरे में दाखिल हुआ और रस्मी अलग के बाद मुझसे गल्ला करते हुए बोला कि तुम कहाँ मर गए थे मामा, तुम्हारा बहुत पूछ रहे हैं। फिर कहने लगा कि आज तुम लंच पर भी नहीं आए। तो मैंने इसको जवाब देते हुए कहा कि बस यार, ऑफिस में कुछ ऐसे काम पेश आ गए थे कि मैं तुम्हारी तरफ चक्कर ना लगा सका। तो इस पर वो मुझसे कहने लगा कि अभी तो फ्री हो ना, इसलिए मेरे साथ चुल्लू के तुमको मामा बुला रही है। मामा का नाम सुनकर मैं दिल ही दिल में ठटका, लेकिन इस पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया और उसके साथ अगले दिन आने का वादा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी अदील ने मेरी जान नहीं छोड़ी और कहने लगा, ऐसा करो घर कल आ जाना, लेकिन अभी मेरे साथ बाहर चलो यार, कहीं बाहर चलकर गुपशप करते हैं कि घर में पड़े पड़े में काफी बोर हो गया। इसकी बात सुनकर मैंने इससे कहा, चल फिर मैं तुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। तो आगे से वो जवाब देते हुए बोला कि सॉरी यार, मैं अभी अभी लंच करके तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, हाँ तेरे साथ चाय पी लूंगा। चुनांचे मैं अदील को साथ लेकर शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में आ गया और चाय के साथ दीगर लवाजमात का ऑर्डर देते मैंने इससे कहा, सुना यार, अमेरिका कैसा लगा। इसी दौरान अचानक ही मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैं इसकी तरफ देखते हुए बड़े इश्तियाक से बोला, अमेरिका को छोड़ तो मुझे ये बता कि वहां जाकर सबसे पहले क्या काम किया था। इसने कुर्सी मेरी तरफ खिसकाई और फिर वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, इरफान जी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे सगे मामू अमेरिका में होते हैं और उन्हीं की स्पॉन्सर की वजह से मैं अमेरिका गया था। इसके बाद वो कहने लगा कि ये इन दोनों की बात है कि जब मैट्रिक के पेपर्स के लिए डेट शीट इशू हो गई थी और हमारे सारे दोस्त पेपर्स की तैयारी कर रहे थे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि डेट शीट के मुताबिक पहला पर्चा अंग्रेजी का था, लेकिन मैं अंग्रेजी का पर्चा देने की बजाय अंग्रेजी बोलने वालों के देश अमेरिका जा रहा था। उन दोनों चूंकि सारे दोस्त अंग्रेजी के पर्चे की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए पाकिस्तान से जाते हुए मैं अपने दोस्तों से अलविदाई मुलाकात भी नहीं कर सका। इसके बाद वो कहने लगा कि जिस दिन तुम लोग कमरे में इम्तिहान में बैठकर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, ऐन इस वक्त में आंखों में गोरियों के ख्वाब सजाए जहाज में बैठा अमेरिका के लिए रवाना हो रहा था। JF के एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए मामू और मुमानी दोनों आए हुए थे। ये लोग न्यूयॉर्क के मशहूर इंडो पाक एरिया क्वीन में रहते थे,
जो कि JFK एयरपोर्ट से 20-25 मिनट की ड्राइव पर वाक़ था। उनकी रिहाइश करोना पार्क से कुछ फासले पर वाक़या थी। यहाँ पर मैं तुमसे अपने मामू और मुमानी का तारुफ करवा दूँ। मेरे मामू का नाम हमाद सुल्तान और मुमानी का नाम नुदरत सुल्तान था। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त मुमानी की उम्र 30-32, जबकि मेरे मामू 42-43 के होंगे और वो अभी तक बे औलाद थे। अमेरिका पहुंचकर मामू और मुमानी ने मेरी बड़ी आओ भगत की और ख़ासकर मुमानी ने मुझे न्यूयॉर्क सिटी में काफ़ी घुमाया फिराया। इस दौरान मैंने उनसे कहा भी कि मुझे कहीं काम पर लगवा दें, लेकिन वो जवाब देती कि तुम्हारी माँ क्या कहेगी कि मुंडे को आते साथ ही काम पर लगा दिया, इसलिए थोड़ा घूम फिर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो कि इसके बाद तुमने सारी उम्र काम ही करना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मामू जहाँ रहते थे वो एक छोटा सा 2 मंजिला मकान था। उनके छोटे से अपार्टमेंट में 2 ही कमरे थे। एक में मामू लोग सोते थे, जबकि दूसरा कमरा उन्होंने मुझे दे दिया था। मामू और मुमानी दोनों ही अलग अलग स्टोर्स में मुलाजमत करते थे, लेकिन ये स्टोर एक ही मालिक का था, जिसका नाम जे प्रकाश नारायण था, और वो इंडिया दिल्ली का रहने वाला एक पंजाबी हिंदू था। और मज़े की बात यह है कि मेरे मामू लोग जिस अपार्टमेंट में बतौर किरायादार रहते थे वो भी इसी बंदो मालिक की मालिकियत था। निचले वाले पोर्शन में वो खुद, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में मामू लोग रहते थे। और इस घर की बनावट कुछ ऐसी थी कि इसका मेन गेट एक ही था, जबकि इसकी ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियां सहन से होकर गुजरती थी। इतनी बात करने के बाद अदील एक लम्हे के लिए जेजेका, लेकिन अगले ही लम्हे इसी रवानी के साथ कहने लगा कि इरफान जी, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि शुरू से ही हमारे घर का माहौल आम घरों की निस्बत थोड़ा वेला था। लेकिन जहां तक मुमानी लोगों का ताल्लुक है तो यकीन करो, खुद मुमानी और उनकी फैमिली के बाकी लोग अच्छे खासे मजहबी वाकया हुए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस जमाने में मुमानी और उनकी बाकी बहनें वगैरह पर्दा किया करती थीं और बुर्का के बगैर वो कहीं भी आती जाती न थी। लेकिन जब मैं अमेरिका पहुंचा तो खासकर मुमानी के चाल चलन देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। कहाँ कि वो पर्दे के बगैर घर से बाहर एक कदम भी ना रखती थी, और कहाँ ये कि पर्दा तो दरकनार, जिस किस्म के लिबास में मैंने उनको देखा था एतराज था। फिर कहने लगा कि अमेरिका की खिली ढली सोसाइटी ने मुमानी को पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया था। ये अमेरिका की आज़ाद फ़ज़ाओं का असर था किया था कि वो घर में हमेशा ही एक ढीली ढाली बटनों वाली शर्ट पहनती थी। यकीन करो, मैं हैरान बल्कि काफ़ी हद तक परेशान हो गया था, क्योंकि वो बहुत खिली मजाज की बन गई थी। इसके अलावा आम हालात में भी वो काफ़ी अजीब किस्म का लिबास पहनती थीं, जो कि शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मामू की तरह मैं भी इसका आदी हो गया था। इतनी बात करने के बाद अदील ने अपनी कुर्सी को थोड़ा मजीद आगे की तरफ खसकाया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि एक रात की बात है कि मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक किसी वजह से मेरी आंख खिल गई। कुछ देर तक तो मैं यूं ही पलंग पर लेटा करवटें बदलता रहा। फिर अचानक मेरे कानों में कोई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैंने अपने बेड से छलांग लगाई और दबे पांव चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और फिर कान लगाकर नुदरत मामी के कमरे की तरफ देखने लगा। ऐन इसी वक्त जब मेरे कान उनके कमरे की तरफ लगे हुए थे, अचानक मुझे नुदरत मामी की एक जोरदार भरी आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर किया तो ये आवाज़ गैलरी की तरफ से आ रही थी। चुनांचे में भागकर गैलरी की तरफ गया और गैलरी से नीचे की समत देखने लगा कि जिस तरफ से मुमानी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। क्या देखता हूं कि नुदरत मामी और नारायण साहिब बैठ के प्यार भरी बातें कर रहे हैं। इसी वक्त मुमानी की नज़रें ऊपर गैलरी में पड़ गई कि जहां पर मैं खड़ा ये तमाशा देख रहा था। मुझे यूं खड़ा देखकर वो एकदम से चौंक गई, लेकिन कोई खास रिस्पांस न दिया। इसी दौरान मैं भी वापस अपने कमरे में आ गया। मुमानी को एक हिंदू के साथ प्यार की बातें करते देखकर मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। इसीलिए कमरे में आकर मैं इसी गुस्से के आलम में टहलना शुरू हो गया। अभी मुझे कमरे में टहलते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक नुदरत मुमानी कमरे में दाखिल हुई। उनकी आंखों से शोले बरस रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर बड़े ही तुर्श लहजे में कहने लगी, तुम गैलरी में खड़े क्या कर रहे थे? फिर गुस्से में पुकारते हुए बोली, ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जो कि पहले ही भरा बैठा था, मैंने जल्दी जवाब देते हुए कहा कि शर्म मुझे नहीं बल्कि आपको आनी चाहिए कि जो मामू के होते हुए किसी गैर मर्द और वो भी एक हिंदू के साथ इश्क लड़ा रही है।
मेरी बात सुनकर मुमानी गुस्से में आग बबूला हो गई। चुनांचे वो तेजी से आगे बढ़ी और मुझे गिरेबान से पकड़कर फुंकारते हुए बोली, मैं किसी हिंदू के साथ इश्क लारूं, ईसाई के साथ, तुम्हें इससे मतलब? तो इस पर मैंने भी तर्क बतुर्की जवाब देते हुए कहा कि मामू को आ लेने दो, मैं उनको बताऊंगा कि उनके पीछे आप किस किस के साथ गिल छुरे उड़ाती रहती हो। मेरी बात सुनते ही मुमानी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो मेरी तरफ देखते हुए बज़ाहिर बोली, कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो बेपरी हुए लहजे में बोली, कन खोल कर सुन लो मिस्टर आदिल, मेरे बारे में अगर तुमने एक लफ्ज़ भी अपने मामू से कहा तो याद रखो, मेरे साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन इसके बाद मैं तुमको भी इधर नहीं रहने दूंगी, बल्कि तुम्हें इसी मामू से धक्के दे देकर यहां से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी नाम नुदरत नहीं। इसके फौरन बाद वो मुझसे मुखातिब होकर बड़े ही सर्द लहजे में कहने लगे, सुनो मिस्टर, मैं तुम्हें आज रात की मोहलत देती, अगर तुमने यहाँ रहना है तो जैसे मैं चाहूंगी तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा, वरना याद रखो मेरी यहाँ इतनी वाकिफियत है कि मैं तुम पर पुलिस केस बनवा कर तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगी। इतनी बात करके मुमानी तो पांव पटकती हुई वहां से चली गई, जबकि उधर मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। अगर इस वक्त मेरे पास मामू का सेल नंबर होता तो मैंने इसी वक्त उनको फोन करके मामी के सारे करतूत बता देने थे, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास उनका फोन नंबर ना था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत थी कि पुलिस का नाम सुनकर अंदर से मैं भी डर गया था। चुनांचे में गुस्से के आलम में टहलता रहा और मुमानी और खासकर उसकी धमकियों के बारे में सोचता रहा। इसी दौरान सोचते सोचते जब मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ तो मुझे मुमानी की पुलिस और मामू के हाथों धक्के देकर निकलवाने की धमकी याद आ गई, और मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि मेरे मामू पूरी तरह से इस चुड़ैल के कब्जे में थे। फिर मैंने सोचा कि मामू तो इस कदर मामी से प्यार करते हैं, अगर उन्होंने मेरी बात का यकीन न किया तो इससे आगे मैं न सोच सका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता में अंदेशा हाय दूर दराज में घिरने लगा कि अगर मामू ने मेरी बात ना मानी और सबूत लाने को कहा तो अगर इस हराफा ने मुझे पुलिस का ख्याल आते ही मुझे अपना घर भी याद आ गया कि जिनकी किस्मत संवारने के लिए मैं पढ़ाई छोड़कर अमेरिका में आया था। उसके बाद वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, जैसा कि तुम जानते हो कि जब मैं यहाँ से गया था तो इस वक्त मेरे अबू एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क की पोस्ट पर तैनात थे, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी थोड़ी सी तनख्वाह में हम लोग बमुश्किल गुजारा किया करते थे, और ख़ासकर महीने के आखिर में तो हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा पुतली हो जाया करती थी। जबकि इसके बरक्स मेरी अम्मा के बाकी रिश्तेदार बड़े अमीर और अच्छे खाते पीते लोग थे, और उन रिश्तेदारों में सिर्फ अम्मा ही गरीब थीं। और तुम्हें तो मालूम ही होगा कि फैमिली फंक्शंस में अमीर लोगों के यहाँ एक गरीब रिश्तेदार की क्या हालत होती है। ऐसे मौक़ों पर बेचारा गरीब ना घर का रहता है ना घाट का, और चूंकि हमने फैमिली तकरीबात में ऐसी जिल्लतें बहुत झेली थी, इसीलिए इस गुर्बत को दूर करने के लिए अम्मा ने बड़े तरले मिन्नतों के बाद मुझे अमेरिका भेजवाया था, और आते वक्त बस एक ही बात कही थी कि अमेरिका जाकर मैं ढेर सारे पैसे कमाऊं ताकि वो भी अपनी फैमिली में सर उठाकर चल सके। चुनांचे उम्मी की इस बात और घर में फैली हुई गुर्बत का ख्याल आते ही मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया और सोचने लगा कि फर्ज करो अगर मैं मामू को इस बारे में बता भी दूं तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होने का शदीद खदशा था। और उसकी वजह यह थी कि मैं अच्छी तरह से जानता था कि इसके बाद मुमानी ने मुझे नहीं छोड़ना था। इतनी बात करने के बाद अदील ने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, यकीन करो इरफान, वो रात मेरे लिए बहुत कर्ब वाली रात थी। मैं सारी रात अपने कमरे में टहलते हुए सोचता रहा और फिर सोच सोच कर आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि दरिया में रहकर मामी तो किया, मैं किसी से भी मगरमच्छ से बीर नहीं लूंगा, बल्कि अपने काम से काम रखते हुए बस डॉलर कमाऊंगा। इसलिए मामी जाए भाड़ में, वो किसी हिंदू से इश्क लड़ाए या किसी काले हबशी से, आइंदा से मैंने किसी पंगे में नहीं पड़ना। और अम्मा की फरमाश पर ढेर सारे डॉलर कमाने हैं ताकि हम लोग भी खानदान ने सर उठाकर चल सकें। ये फैसला करने के बाद मैं बहुत पुरसुकून हो गया और फिर पलंग पर जाकर लेटते ही सो गया। रात गए सोने के बावजूद भी सुबह सवेरे मेरी नींद खिल गई। चुनांचे में जल्दी से उठा और हाथ मुंह धोए बगैर ही कमरे से बाहर निकल गया। देखा तो मामू अभी तक काम से वापस नहीं आए थे, जबकि नुदरत मामी डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। उनकी हालत को देखकर साफ पता चल रहा था कि मेरी तरह उन्होंने भी रात बहुत टेंशन में गुजारी थी।
मैं झिझक कर चलता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जाहिर है कि मेरे आने से वो पूरी तरह बाखबर थीं, लेकिन बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी के साथ डबल रोटी पर जैम लगा रही थी। लेकिन उनकी इस बेनियाजी से भी एक गहरा इज़्तिराब झलक रहा था। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। इस दौरान उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर इसी बेनियाजी लेकिन इज़्तिरारी हालत में डबल रोटी पर जैम लगाती रही। ये देखकर मैंने उन्हें अपनी तरफ मुखातिब किया और फंसी फंसी आवाज़ में बोला, मुमानी जी, आई एम सॉरी, रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरे मुआफ़ी मांगने की बात सुनकर मामी चौंक उठी थी, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने मुझ पर कुछ भी ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि मेरी तरफ देखते हुए बड़े ही तंज़िए लहजे में कहने लगी, रात को तो तुम कुछ और कह रहे थे। तो इस पर मैंने बड़ी शर्मिंदगी से जवाब देते हुए कहा, मामी जी, मैं रात वाली बात पर ही आपसे एक्सपोज करने आया हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दें। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से आपके किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर मामी के चेहरे पर एक मखसूस किस्म की खबीस लेकिन फातिहाना सी मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहने लगे, तुम ठीक कह रहे हो। तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए बड़ी शर्मिंदगी से हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया कि मामी जी, मैं जो कह रहा हूँ खूब सोच समझ कर कह रहा हूँ। मेरी बात मुकम्मल होते ही मामी ने एक गहरी सांस ली और फिर मेरा हाथ पकड़ते हुए कुर्सी से उठी और बोली, शाबाश अदील, अगर तुम अपनी इस बात पर कायम